Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. आज हम एक सच्ची कहानी की बात करेंगे, सूर्यमणि की कहानी। और इस कहानी के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी सवाल पर भी सोचेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल जो इस पूरी कहानी का दिल है, आखिर ये जंगल हैं किसके? सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेंगी सूर्यमणि। उनका मानना था, पता है क्या, कि जंगल ना अपने आप में एक किताब है, उसे पढ़ना समझना उतना ही जरूरी है जितना स्कूल की किताबें पढ़ना। और बस यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सूर्यमणि की दुनिया में, जानते हैं उनके कुडुक समुदाय के बारे में और उस जंगल के बारे में जिसे वो अपना घर मानती थीं। जरा सोचकर देखिए, कैसा रहा होगा वो बचपन, जब जंगल ही आपका प्लेग्राउंड हो। बच्चे पेड़ों पर कूद रहे हैं, चढ़ रहे हैं, अपनी कुडुक भाषा में गाने गा रहे हैं, गिरे हुए फूलों से माला बना रहे हैं और जंगली फल तोड़कर खा रहे हैं। ये सिर्फ मस्ती मजाक नहीं था, ये तो जंगल से जुड़ने का, उससे एक रिश्ता बनाने का एक तरीका था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सूर्यमणि का जो समुदाय है वो आदिवासी है। मतलब ये वो लोग हैं जिनका सब कुछ, उनकी जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, सब कुछ जंगल से ही है। सीधी सी बात है, जंगल नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन इस शांत सुकून भरी जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। गांव में एक ठेकेदार आया और उसके आने से सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल गया। ये जो बदलाव दिख रहा है ना, ये वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, ठेकेदार के आने से पहले सूर्यमणि का परिवार जंगल से पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बेचता था। पर उसके आने के बाद एक पत्ता उठाना भी मना हो गया। लोगों की रोजी रोटी छिन गई और पूरे गांव में एक डर सा बैठ गया। तो फिर हुआ क्या? परिवार के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे गुजारा होना मुश्किल हो गया। मजबूरन उन्हें शहर जाना पड़ा। लेकिन शहर में तो हालत और भी खराब थी। कई कई दिन तो घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सूर्यमणि के चाचा, मनिया चाचा ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हें पढ़ना होगा, कानूनों को समझना होगा, शायद तभी तुम हमारे जंगलों को बचा पाओ। अभी सिर्फ स्कूल जाने की बात नहीं थी, ये एक मिशन था, अपने लोगों को, अपने जंगल को बचाने का मिशन। और बस यहीं से शुरू हुई सूर्यमणि की असली लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। ये वो सफर था जिसने एक आम सी लड़की को एक एक्टिविस्ट बना दिया। उनका सफर कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले तो उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो बिशनपुर के एक स्कूल में पढ़ने लगी, जो मजे की बात है एक घने जंगल के पास ही था। तो प्रकृति से उनका नाता टूटा नहीं। फिर वो अपने गांव की पहली लड़की बनी जिसने बीए पास किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कॉलेज में वो एक पत्रकार वासवी दीदी से मिली और वहां से उन्हें एक नई सोच मिली। और आखिरकार वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ गई। अब सूर्यमणि की इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा एक खूबसूरत सपने की शक्ल में सामने आया और उस सपने का नाम था तोरांग। तोरांग कुडुक भाषा में इसका मतलब होता है जंगल। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में सूर्यमणि ने यह सेंटर खोला था। किस लिए? ताकि उनके समुदाय की संस्कृति, उनकी पहचान जिंदा रहे, बिल्कुल उनके जंगलों की तरह हरी भरी। तो इस तोरांग सेंटर में आखिर होता क्या था? अरे बहुत कुछ। वहां कुडुक गाने बजाने, नाच गाने की ट्रेनिंग होती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, बांस से चीजें कैसे बनाते हैं, ये कला भी सिखाई जाती थी। मतलब ये एक तरह से जीती जागती कल्चरल लाइब्रेरी बन गया था। सूर्यमणि की इस लड़ाई को असली ताकत मिली एक कानून से, वन अधिकार अधिनियम 2007। सच कहूं तो ये कानून एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये साफ साफ कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल की जमीन पर और उसकी उपज पर पूरा हक है। और सबसे बड़ी बात, जंगल को बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की ग्राम सभा की होगी। अच्छा, सूर्यमणि की कहानी तो झारखंड की है, पर यह लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं है। पूरे देश में कई आदिवासी समुदाय अपने जंगलों के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए अब जरा देश के दूसरे कोने में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, और देखते हैं कि वहां के लोगों का जंगल से कैसा नाता है। ये आंकड़ा देखिए जरा, मिजोरम की 3/4, जी हां 3/4 आबादी सीधे सीधे जंगलों से जुड़ी हुई है।
इससे साफ पता चलता है कि जंगल वहां की जिंदगी के कितने सेंटर में हैं। तो फिर सवाल ही उठता है कि मिजोरम की इतनी ऊंची नीची खड़ी पहाड़ियों पर, जहां ना सड़कें हैं न ट्रैक्टर चल सकते हैं, वहां खेती होती कैसे होगी? इसका जवाब है झूम खेती। ये खेती का एक बड़ा ही अनोखा और सस्टेनेबल तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि पहले जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, जलाते हैं, उसकी राख खाद का काम करती है, फिर उस पर खेती करते हैं और एक फसल लेने के बाद उस जमीन को कई सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके। तो अगर हम इन दोनों जगहों को यानी झारखंड और मिजोरम को साथ रखकर देखें तो कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं। दोनों ही जगह जंगल और जमीन को किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरे समुदाय की साझी दौलत माना जाता है। हाँ, उनके सामने जो मुश्किलें हैं वो अलग हैं। झारखंड में खतरा ठेकेदारों और माइनिंग जैसी बाहरी ताकतों से है, तो मिजोरम की अपनी चुनौती है, वहां का मुश्किल पहाड़ी इलाका। और इन मुश्किलों से लड़ने के उनके तरीके भी अलग हैं। एक तरफ सूर्यमणि की कानूनी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ मिजोरम में लॉटरी सिस्टम से खेती की जमीन बांटने का अनोखा तरीका। तो अब इन दोनों कहानियों से वापस अपने मेन आइडिया पर आते हैं कि जंगल क्या है। वो एक साझा खजाना है, एक कलेक्टिव बैंक। जैसा कि सूर्यमणि के गांव की एक बुजुर्ग बुद्धिया माई कहती थी, जंगल तो हमारा कलेक्टिव बैंक है, न तेरा न मेरा, सबका। हम उसमें से बस उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो, अपनी सारी दौलत एक बार में खर्च नहीं करते। सस्टेनेबिलिटी की इससे अच्छी परिभाषा और क्या होगी? लेकिन सोचिए, अगर हम इन कलेक्टिव बैंक्स को खत्म कर दें तो क्या होगा? ओडिशा की एक स्टूडेंट सिख्या ने एक चिट्ठी में यही डर जाहिर किया था कि आखिर बचेगा क्या? बस जहरीली हवा, गंदा पानी और दूर दूर तक फैली बंजर जमीन। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ जंगल में रहने वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अगर जंगल उनका कलेक्टिव बैंक है तो हमारे कलेक्टिव बैंक्स क्या हैं? क्या ये साफ हवा है, साफ पानी है, या फिर वो ज्ञान और संस्कृति जो हम सब मिलकर बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने इन बैंकों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।